जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त जय स्वागत करता हूं आप सबका एक नए वीडियो में। जैसा कि मैंने पोल कराया था तो आपने कहा सर हिंदी माध्यम में मंथली करंट अफेयर्स करा दीजिए, तो हम जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वही कराने वाले हैं। इसमें होगा क्या, जो भी मैं कराऊंगा उसमें प्रीलिम्स के लिए क्या मेन है इम्पोर्टेंट है और मेंस के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ये दोनों तो बताऊंगा ही। साथ में आप जानते हैं कि करंट से स्टैटिक वाले पोर्शन बहुत इस समय पूछे जा रहे हैं। जो करंट में चर्चा में है चीज़ें, उसका स्टैटिक पार्ट पूछ लिया जाता है। जैसे मान लो कोई एक साइट है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो करंट में वह, तो उसमें क्या अशोक का कोई अभिलेख था, अगर था तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। जैसे सोमनाथ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, आप जानते हैं सोमनाथ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, वो चर्चा में था। या रामानुजन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, या भी चर्चा में था। आप जानते हैं 2025 में भी कई क्वेश्चन ऐसे पूछे गए जो चर्चा में थे, तो वो करंट से नहीं पूछे गए बल्कि उसका स्टैटिक पार्ट पूछ लिया गया, ठीक है। और इसमें दिक्कत क्या है, मंथली क्यों करा रहा हूँ मैं, मंथली क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा आप डेली जो नोट्स बना रहे होंगे, अगर बना रहे होंगे तो वो बन नहीं पाते हैं। डेली करंट अफेयर्स के नोट्स बनाना पॉसिबल नहीं है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अगर आप डेली नोट्स बना रहे हैं तो आप 2-4 दिन बाद छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस बहुत पुराना है, ठीक है, हम बहुत पहले से ये सब देख चुके हैं। तो मंथली का क्या होता है, जो पीडीएफ बनाई जाती है वो कोई एक्सपीरियंस लोग बना रहे होंगे, और वो लोग बना रहे होंगे जो उस काम के लिए सिर्फ करंट अफेयर्स के नोट्स ही प्रिपेयर करने के लिए पूरे दिन बैठे हुए हैं। हमारा क्या है, हमें लोगों को और भी चीज़ें पढ़नी होती हैं यूपीएससी के लिए, ठीक है, तो हम उतना बेहतर करंट अफेयर्स के नोट्स प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो किसी ने सही कहा था कि जब हमारे लिए कोई मेहनत कर रहा है तो हम क्यों मेहनत करें और नोट्स बनाएं। हाँ, ये हो सकता है कि जब ये मंथली वाली पीडीएफ है, इससे आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। शॉर्ट नोट्स जो टू द पॉइंट होते हैं, जो सीधे प्रीलिम्स के या सीधे मेंस में आएंगे, तो हम टू द पॉइंट्स जो हैं वह बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम मंथली अलग से बनाएं, पूरा कंटेंट तैयार करें, वह नोट्स में नहीं तैयार करना है बल्कि वह पढ़ लेना है अच्छे से जो मैं पढ़ाऊँगा, और पूरा कंप्लीट होगा। हर महीने आपको ये वीडियोज मिलती रहेंगी, ठीक है। जैसे ही पीडीएफ आया करेगी हम तुरंत पढ़ा दिया करेंगे आपको हिंदी माध्यम में आराम से। तो आपको समझ में आ गया होगा हम आगे क्या करने वाले हैं, जिससे अब आने वाला समय में हमें टाइम ना वेस्ट करना पड़े, प्रॉपर हम पढ़ते रहें, ठीक है। तो 9-10 घंटे का मटेरियल हुआ करेगा, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको प्रिपेयर किया करेंगे, जिससे आपका जो करंट अफेयर्स की जो टेंशन है अब ख़त्म हो जाएगी, और ये पर मंथ आपको मिलता रहेगा, ठीक है। आप और भी चीज़ें प्लेलिस्ट में हैं, आप उनका रसास्वादन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे मई महीने के मासिक सांख्यिकी के ऊपर। तो आप जानते हैं सबसे पहले हमारे पास राज्य व्यवस्था एवं शासन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस चैप्टर है। इस चैप्टर से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे मेंस में भी। हम अगर बात करें तो जातिगत जनगणना बहुत आसान और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपने देखा परिसीमन आयोग पे क्वेश्चन पूछा गया था, चर्चा में रहती है चीज़ें, तो उसका स्टैटिक पूछा गया था, परिसीमन आयोग कितनी बार बना। जातिगत जनगणना है, ये मेंस का भी टॉपिक है, प्रीलिम्स का भी है। सरकारी विधेयक, अनुच्छेद 21 पर कुछ भी सुप्रीम कोर्ट बोलता है तो वो प्रीलिम्स के लिए काम का होता है, मेंस में भी हम कई जगह यूज कर सकते हैं। फिर ये आ जाएगा संशोधन करने वाला, और रोहिंग्या शरणार्थियों का बात, पैदल यात्रियों के अधिकार, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और सिक्किम वाला। फिर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स और मेंस के लिए। भारत यूनाइटेड मुक्त व्यापार समझौता हुआ, जहाँ से क्वेश्चन पक्का बनना है। इस बार भी यूरोपियन यूनियन से क्वेश्चन आया था थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स से रिलेटेड। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, पाकिस्तान चर्चा में था तो भारत तुर्की संबंध भी हैं।
IMF ने अभी पाकिस्तान को लोन दिया है तो उस पर भी है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस समय इतनी ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं कि उस पर शांति जो UN की है बॉडी वो महत्वपूर्ण हो जाती है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, परमाणु ऊर्जा एजेंसी क्यों चर्चा में हो गई? क्योंकि आप जानते हैं ईरान वाला जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, UNSC हमेशा चर्चा में रहती है, और एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। इतना आज हमें करना है, ठीक है। फिर अगली बार हम अर्थव्यवस्था पढ़ लेंगे, फिर सुरक्षा, फिर पर्यावरण पढ़ लेंगे, उसके बाद सामाजिक मुद्दे और विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्कृति, फिर नीतिशास्त्र यानी एथिक्स के क्वेश्चन भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे, और फिर सुर्खियों में योजनाएं, स्थल और व्यक्तित्व, यानी कंप्लीट आपका जो करंट अफेयर्स है मंथली आपको यहाँ बढ़िया से मिल जाया करेगा। और यहाँ नोट्स भी आपको बनाना सीख जाएंगे। मतलब अगर आप नोट्स नहीं बना पाते हैं तो वह आप सीख जाएंगे। जो मैं हाईलाइट करता रहूँगा वह आप नोट्स प्रिपेयर कर लेना, या इसी से आप पढ़ लेना, उसके बाद नोट्स बना लेना। चलिए शुरू करते हैं। जातिगत जनगणना, कास्ट सेंसस। पहली बात तो सुर्खियों में क्यों है तो ये पता होना चाहिए। केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में यह उल्लेख किया गया है कि लद्दाख जैसे हिमाच्छादित क्षेत्रों में जनगणना की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से होगी, जबकि देश के अन्य भागों में जनगणना 1 मार्च 2027 से होगी। यानी 2 चरणों में जनगणना होने वाली है। कौन कौन से दो? 1 अक्टूबर 2026, 1 मार्च 2027। अगर आप स्टेट PCS या कोई का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये डेट भी इम्पोर्टेंट है, 1 अक्टूबर 2026 और 1 मार्च 2027। गौरतलब है कि इस बार की जनगणना जातिगत जनगणना को भी शामिल किया गया है, यानी जातिगत जनगणना भी होगी। शुरू कहाँ से होगा? तो लद्दाख से 1 अक्टूबर से, बाकी देश के अन्य भागों में 1 मार्च से कहानी होगी, ठीक है। कुछ तथ्य पढ़ लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के। स्वतंत्रता के बाद पहली जातिगत जनगणना, तो इस स्वतंत्रता के बाद पहली जातिगत जनगणना है। स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन सकता है। स्वतंत्रता के बाद यह पहली बार होगा जब जातिगत डेटा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अलावा को आधिकारिक तौर पर दशकीय जनगणना के तहत एकत्र किया जाएगा। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम ये बात हो रही है जातिगत जनगणना की, और इससे पक्का क्वेश्चन आने वाला है 2026 के प्रीलिम्स में, और इस बार के मेंस में ही शायद क्वेश्चन आ जाए। राज्य स्तरीय जातिगत सर्वेक्षणों में विसंगतियां मिलना। जो राज्य स्तरीय जातिगत सर्वेक्षण होते हैं उसमें विसंगतियां मिल रही हैं, क्यों? देखते हैं। हाल के वर्षों में बिहार ने, कर्नाटक जैसे राज्यों ने, कौन कौन? बिहार, कर्नाटक जैसे कई राज्यों ने अपने स्तर पर जातिगत सर्वेक्षण कराया है। हालांकि इन सर्वेक्षणों के अक्सर एकरूपता, पारदर्शिता, विश्वसनीयता की कमी जैसे आरोप लगते रहे हैं। मतलब आप जानते हैं बिहार की सरकार ने कराए होंगे, तो जो अपोजिशन है वो कहता रहा होगा कि इन्होंने जातिगत जनगणना इस हिसाब से कराई कि इनको चुनाव में फायदा हो, ठीक है। तो ये सब आरोप लगते रहते हैं। जाहिर है कि इसमें इन सर्वेक्षणों की विश्वसनीयता और जनगणना से तुलना पर संदेह पैदा होता है। गौरतलब है कि जातिगत सर्वेक्षण जातिगत जनगणना से अलग होता है। जो जातिगत सर्वेक्षण है, सर्वे है, वह जातिगत जनगणना से अलग होता है। ये ध्यान रखिएगा, एक ही नहीं होता है। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जनगणना के लिए भारत के संविधान में प्रावधान किए गए हैं, जबकि सर्वेक्षण के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या सर्वेक्षण के लिए या जनगणना के लिए संविधान में प्रावधान है। कहीं भी संविधान का कुछ है कि संविधान में परिभाषित है, संविधान में ऐसा लिखा है, संविधान ने ऐसा कहा है, तो वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आप PYQ देख रहे होंगे, उसमें अगर नहीं देख रहे तो हम भी करा रहे हैं, प्लेलिस्ट बनी है, आप जाकर उसका लाभ उठा सकते हैं। तो जनगणना के लिए भारत के संविधान में प्रावधान किए गए हैं, जबकि सर्वेक्षण के लिए नहीं किए गए हैं। आप समझ रहे हो, ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। डिजिटल माध्यम से जनगणना। 16वीं जनगणना में डेटा को पेन और पेपर पर रिकॉर्ड करने के साथ साथ
डिजिटल प्रारूप में भी रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि 16वीं जनगणना है। कौन सी जनगणना है? 16वीं जनगणना है, और इसमें डिजिटल और पेन पेपर दोनों का काम किया जाएगा। ठीक है, पेन पेपर और डिजिटल दोनों, मोबाइल ऐप का भी उपयोग किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब भारत में जनगणना का इतिहास देख लेते हैं। भारत में जनगणना 1 दशक के अंतराल पर आयोजित किया जाता है, यानी हर 10 साल बाद किया जाता है जनगणना। जनगणना से एक विशेष अवधि में देश के सभी व्यक्तियों से संबंधित व्यापक जनसांख्यिकीय, सामाजिक और आर्थिक डेटा प्राप्त होता है। तो क्या केवल नंबर्स पता चलते हैं? नहीं, नंबर्स के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक डेटा भी प्राप्त होता है। केवल ये नहीं पता चलता कि 500 लोग रह रहे हैं इस गांव में या 700 लोग रह रहे हैं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक डेटा भी प्राप्त होता है। और प्रत्येक 10 साल में जनगणना होती है। ये 2 पॉइंट आप नोट्स कैसे बनाएं? तो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वही आप बस लिखते रहें, उसी से आप पूरा मसाला आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, पूरी लाइन लिखनी नहीं होती है। दशक के अंतराल, जनसांख्यिकी प्लस सामाजिक प्लस आर्थिक डेटा, ऊपर क्या लिख लेंगे आप? 16वीं जनगणना, पेन पेपर प्लस डिजिटल। यहाँ क्या लिख लेंगे? जातिगत सर्वेक्षण, जातिगत जनगणना से अलग, जनगणना के लिए भारत के संविधान में प्रावधान। ठीक है, बिहार कर्नाटक जातिगत सर्वेक्षण कराए, स्वतंत्रता के बाद पहली जातिगत जनगणना, और 1 अक्टूबर 2026 से लद्दाख में, 1 मार्च 2027 से अन्य देशों में। बस इतना आप नोट करेंगे। ठीक है, भारत में जनगणना की शुरुआत, अब इतिहास है, शुरुआत कब हुई थी? 1881 में। किसने कराई थी? मेयो, कहीं लिखा होगा, मेयो नाम का व्यक्ति था, अभी आगे आ जाएगा। तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी। इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष पर नियमित जनगणना कराई जाती रही है। हालांकि 2021 में निर्धारित जनगणना कोविड-19 के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई थी। अब आते हैं संवैधानिक और कानूनी प्रावधान। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पोर्शन होने वाला है, जो स्टैटिक में पूछा जाएगा। संविधान प्रावधान अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संघ सूची का विषय है। ये संवर्ती सूची में डाल देगा। आपको लगेगा बिहार ने भी करवाई थी, कर्नाटक ने भी करवाई थी, तो ये संवर्ती सूची का ही विषय होगा। लेकिन यहाँ आपने ऊपर देखा कि बिहार और जो कर्नाटक है उसने जातिगत जनगणना नहीं, जातिगत सर्वेक्षण कराया था। ठीक है, और जातिगत जनगणना केंद्र सरकार कराएगी, वह अनुच्छेद 246 के तहत कराएगी। संघ सूची का विषय है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। संघ सूची 7वीं अनुसूची के तहत पता है 69 में शामिल है, कोई दिक्कत नहीं। कानूनी प्रावधान, तो जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियमावली 1990 में जनगणना के आयोजन के लिए कानूनी प्रावधान के साथ साथ जनगणना अधिकारियों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का भी उल्लेख किया गया है। यानी क्या जो जनगणना अधिकारी हैं उन्हें कुछ कर्तव्य और जिम्मेदारी मिली है? हाँ, मिली है। किसके तहत मिली है? तो जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियमावली 1990 के तहत मिली है। ठीक है, आप नोट करते रहें। जब आप एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो अलग अलग अभी करने की आवश्यकता आपको नहीं है। अभी आप बस नोट करते रहें। ठीक है, फिर आप जो PYQ देखेंगे तो आपको उसमें से पता चल जाएगा क्या किस काम का है। तो जब आपको ये पता चल जाए नोट करने के बाद कि कोई प्रीलिम्स का है, तो आप उसको येलो कलर से हाईलाइट कर लीजिएगा। जो आपको पता चल जाए ये मेंस का है, उसको आप ब्लू कलर से, यानी कोई भी एक कलर से हाईलाइट कर लीजिएगा। जो आपको पता चले प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का है, उसको आप रेड कलर से या कोई और कलर से हाईलाइट कर लीजिएगा। आपको समझ में आया? जब आप नोट्स बनाएं तो एक ही पेन से बनाते रहें, आराम से हेडिंग डालें, पूरा जो कार्यक्रम है वह नोट कर लें। ये मेंस का है, ये प्रीलिम्स का है, ये दूसरी रीडिंग जब आप करेंगे तब उसको हाईलाइट करते समय आप उसको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इतना प्रीलिम्स मेंस का कुछ अलग नहीं होता। अभी तो आपको पढ़ना पड़ेगा एक साथ। जब जनवरी फरवरी आएगा तब हम खुद इसका
आपको बता देंगे, इसी पीडीएफ को हम नोट करके रखेंगे, इसी को आपको बता देंगे आके, ये देखो प्रीलिम्स का है, ये मेंस का है। ठीक है, समझ गए होंगे आप, हमें लगता है, क्योंकि हमें लगा था आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि प्रीलिम्स मेंस अलग अलग कैसे करें, तो अभी अब अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है। भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त को जनगणना प्रपत्र डिजाइन करने का अधिकार है। तो किसको अधिकार है? महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त को सेंसस प्रोफार्मा डिजाइन करने का अधिकार है। इसमें जाति संबंधी प्रश्नों को भी शामिल करने का अधिकार शामिल है। इसके लिए जनगणना अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी जाति संबंधी जो प्रश्न है उनको पूछा जाएगा कि नहीं, इसके लिए अलग से हमें कोई संशोधन नहीं करना है कि अब भाई जातिगत जनगणना होगी, इसके लिए अलग से संशोधन करो, अलग से पूरी क्रिया करो, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे होगी, कैसा नहीं होगा, ये महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त को अधिकार है, वह इसमें ऐसे प्रश्न शामिल कर लेगा। अब आ जाते हैं इतिहास पे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। स्वतंत्रता पूर्व 1881 से 1941 के बीच आयोजित प्रत्येक जनगणना में जातियों की गणना की गई थी, ये स्टेटमेंट पूछा जाएगा। यानी क्या लिखा है, 1881 से 1941 यानी आज़ादी से पहले की जो जनगणना हुई थी, वहाँ जातियों की जनगणना की जाती थी, जाति की जनगणना की जाती थी। ठीक है, फिर 1941 की जनगणना के आंकड़े द्वितीय विश्व युद्ध के कारण सार्वजनिक नहीं किए गए थे, इसलिए 1931 जनगणना की जाति संबंधी जानकारी अंतिम अधिकारी आंकड़े थे। यानी आपका क्वेश्चन यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज लिखी गई है, आप अगर समझ पाएंगे यूपीएससी कहाँ फंसाएगा। यूपीएससी कहाँ फंसाएगा, पहले में कहेगा 1941 में जनगणना हुई थी या नहीं, तो आप कहेंगे यस जनगणना हुई थी। उसके जो आंकड़े थे, जो डेटा था उसका, वो प्रकाशित हुआ था या नहीं, तो नहीं, जनगणना हुई थी लेकिन प्रकाशित डेटा नहीं हुआ था। 1947 में जब आप आज़ाद हुए थे, तो कौन सी जनसंख्या के आंकड़े उस समय उपस्थित थे, तो 1931 के आंकड़े उपस्थित थे। अगर 1947 या 48 या 49-50 में जो चुनाव हुआ, वो किस जनसंख्या के आधार पर हुआ था, 1931 में जो जनसंख्या थी उसके हिसाब से चीज़ें सही की गई थी। यानी 1947 में आपको नहीं पता था कि 1941 में जनसंख्या क्या थी, तब की जो जनगणना है वह 1931 वाली ही मान्य थी, 1941 के आंकड़े ही नहीं प्रकाशित किए गए। तो 1947 में हम कौन सी जनगणना के हिसाब से प्रवेश कर रहे थे नए, मतलब नए जीवन में या आज़ादी के महोत्सव में, वो 1931 की जनसंख्या थी, 41 की जनसंख्या नहीं थी। गॉट इट, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना तो हमें पता 1951 में की गई होगी, क्योंकि 31, 41 फिर 51। इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर सामान्य जातिगत जनगणना को बंद कर दिया गया था। यानी यहाँ पर भी अगर देखें तो क्या लिखा है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में आयोजित की गई थी। इसमें एससी और एसटी को छोड़कर सामान्य जातिगत जनगणना को बंद कर दिया गया था। इनको छोड़कर बाकी सभी जातिगत जनगणना को बंद कर दिया गया था। तो स्टेटमेंट इनसे बनेगा कि 1951 में एससी एसटी को जोड़कर और सामान्य जातिगत जनगणना सब कुछ कंप्लीटली बंद कर दिया गया था। तो कंप्लीटली बंद नहीं किया गया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 1961 में केंद्र सरकार ने राज्यों को सलाह दी, 1961 में क्या हुआ, राज्यों को सलाह दी कि वे अपनी इच्छा अनुसार ओबीसी की राज्य विशिष्ट सूचियां तैयार करने के लिए राज्य स्तर पर क्या करवा सकते हैं, सर्वेक्षण करवा सकते हैं। दोनों में अंतर हम समझ गए हैं। सर्वेक्षण मतलब सर्वे और जनगणना मतलब सेंसस, ये अलग है और ये अलग है। इसका प्रावधान संविधान में है
और इसका नहीं है। ये केंद्र सरकार कराएगी, संघ सूची का विषय है। सर्वेक्षण राज्य करा सकते हैं अपने अपने राज्यों में। तो जो राज्यों ने करवाए हैं वो जनगणना नहीं थी, वह सर्वेक्षण था। गॉट इट। 2011 की जनगणना के साथ एक अलग सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना भी आयोजित की गई थी। कौन सी? सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना आयोजित की गई थी। हालांकि इसके आंकड़े अब तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। आपको यहाँ से खूब स्टेटमेंट बनाने की पॉसिबिलिटी है, बहुत स्टेटमेंट बन सकते हैं। तो आप यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आने वाला है। ठीक है, अब आते हैं मेंस, प्रॉपर मेंस का टॉपिक कि जातिगत जनगणना की आवश्यकता ही क्यों है। तो संवैधानिक प्रावधान को पालन करने के लिए, जैसे अनुच्छेद 40 में क्या लिखा है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है। यानी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्गों की है उसकी स्थिति क्या है, ये जानना अनुच्छेद 340 में लिखा है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जातिगत जनगणना जरूरी हो सकती है। लेकिन फिर वही बात, यहाँ पर यह भी लिखा है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से। तो क्या सामाजिक रूप से जातिगत जनगणना सही है कराना या नहीं, ये भी मेंस में टॉपिक बन सकते हैं। आपके इंटरव्यू के लिए भी क्वेश्चन यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, नीति निर्माण के लिए सटीक जातिगत डेटा वास्तव में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण, कल्याणकारी योजनाओं का लक्षित समूह तक लाभ पहुंचाने और संसाधनों का न्याय संगत तरीके से आवंटन करने के लिए आवश्यक है। मतलब किस जाति के कितने लोग हैं, क्या उनकी पूरी कुंडली है, उस हिसाब से कौन सी योजनाएं कहाँ पहुंचाई जाएं, कौन सी योजनाएं किसके लिए पहुंचाई जाए, ये सब डेटा होगा तो बढ़िया से विधिवत काम उस पर हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। ओबीसी समूहों का तर्क है कि उनकी जनसंख्या और पिछड़ेपन पर अपडेट डेटा नहीं होने की वजह से राष्ट्रीय संसाधनों पर उनके दावों की अक्सर उपेक्षा की जाती है। तो हर जाति का अपना अलग अलग तर्क है, हर जाति अपने आप को सोच रही है कि उसका जो अधिकार है वह थोड़ा सा कम दिया जा रहा है। आप एससी से बात करेंगे तो वो अपने तरफ की बात बताएंगे, एसटी ओबीसी अपने, जनरल अपने, तो सबके अपने तर्क होते हैं। आप डीएम बनने वाले हैं तो आपको इन सब तर्कों को सुनकर फिर आपको अपना निष्कर्ष निकालना होता है। संविधान, नैतिक मूल्यों और जो भी एथिक्स में और आप पढ़ेंगे उन सब के आधार पर आपको अपना डिसीजन लेना होता है। ठीक है, भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, इसीलिए एथिक्स में लिखा हुआ है एक इमोशनल इंटेलिजेंस टॉपिक, आपने पढ़ा होगा। तो आप डीएम बनेंगे तो आपको भावनाएं थोड़ी किनारे रखकर सबकी बात को सुनकर सही बात तक पहुंचना होता है। सकारात्मक उपाय क्या हैं? ये डेटा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के लिए वंचित समूहों की बेहतर तरीके से पहचान करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो आरक्षण में ये समर्थन मिल सकता है। आरक्षण किसको दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन नहीं है, इन सब बातों के लिए भी कहा जाता है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इस डेटा की मदद से सरकार की नीतियां बेहतर तरीके से लागू की जाती हैं। आवश्यकता अनुसार समय समय पर इनमें बदलाव भी किए जा सकते हैं। ये पूरा जो पेज है ये मेंस का पेज है। आप इसमें मेंस के लिए प्रॉपर तैयारी करके जाइए, और कोई पूछे कि क्या है जातिगत जनगणना तो गांव वगैरह में, तो आप उसको भी इससे समझा सकते हैं कि फ़ायदे क्या हैं। फिर हम नुकसान पढ़ेंगे तो फिर निष्कर्ष पढ़ेंगे। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग निर्णयों में पिछड़े वर्ग को परिभाषित करने के लिए जाति को एक प्रासंगिक मानदंड, एकमात्र मानदंड या प्रमुख मानदंड माना है, और आरक्षण नीतियों को जारी रखने के लिए जातिवार विस्तृत डेटा की भी मांग की है। यानी सुप्रीम कोर्ट की भी बात आप बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग निर्णयों में पिछड़े वर्ग को परिभाषित करने के लिए जाति को एक मानदंड माना कि जाति मानदंड हो सकती है, और इसके लिए जातिवार विस्तृत डेटा की मांग भी की है। तो सुप्रीम कोर्ट भी आ गए, क्योंकि हम मेंस लिखते हैं तो वहाँ कई चीज़ें, कोई
सुप्रीम कोर्ट हो गया, कोई आयोग हो गया, कोई रिपोर्ट हो गई, ये सब हमें देने पड़ते हैं। भारत के अलग अलग समुदायों जैसे महाराष्ट्र के मराठा, हरियाणा के जाट आदि द्वारा ओबीसी आरक्षण की मांगों को गहराई से और तथ्यों के आधार पर समझने की आवश्यकता है कि ये सही है या नहीं है, इन्हें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब आता उपवर्गीकरण, क्योंकि जातिगत जातियों में खुश नहीं आदमी, उसमें भी जातियां हैं, फिर और अंदर आ जाओ और जातियां जातियां जाते जाते जातियां 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 खेल रही हैं। ठीक है, तो उपवर्गीकरण, जातिगत जनगणना से प्राप्त डेटा के आधार पर ओबीसी और अन्य समूहों के उपवर्गीकरण में भी मदद मिल सकती है। इससे लाभों के न्याय संगत वितरण को सुनिश्चित करने तथा ओबीसी समूह की विभिन्न जातियों के बीच व्याप्त असमानताओं को दूर करने में सहायता मिल सकती है। यानी ओबीसी के अंदर या एससी एसटी के अंदर जो और उपवर्गीकरण है उसमें भी कौन ज़्यादा सफल है, कौन अभी और पीछे है, इन सबको भी सही से व्यवस्थित करने में फायदा होगा। मतलब इतना वर्गीकरण है कि पूरा काम इसी में निकल जाएगा। पहले ये वर्गीकरण, फिर इसके अंदर और वर्गीकरण। ओबीसी के उपवर्गीकरण पर 2017 में गठित न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, लेकिन इसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। यह भी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है आपके लिए, तो ओबीसी के आप ये लाइन भी लिख सकते हैं। और जब भी ये रिपोर्ट आए तो आपको इसकी रिपोर्ट के भी जो बातें हैं वह आपको पढ़नी होंगी और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना। पिछले कुछ वर्षों या महीनों में कई राज्यों ने जातिगत सर्वेक्षण से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं, जिनमें अनेक विसंगतियां देखने को मिली हैं। ऐसी स्थिति में डेटा आधारित सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए सभी जातियों की पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ गणना पर आधारित एक केंद्रीकृत डेटाबेस होना चाहिए। ये कहा जाता है, आप पढ़ेंगे भी, कि जितना अच्छा डेटा होता है उतने ही अच्छे तरीके से स्कीम्स लागू होती हैं, उतनी ही अच्छे तरीके से चीज़ें धरातल पर पहुंचती हैं और सुशासन आता है। तो डेटा बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी का भी डेटा हो, आप डेटा पे फोकस करते रहिएगा। आप डेटा मेंस में कहीं भी लिख सकते हैं, कोई भी घटना घटित हो रही है कि हमें डेटा की आवश्यकता है, आप कहीं भी लिख सकते हैं। अब आते हैं उस पर चिंता क्या है, जातिगत जनगणना से जुड़ी चिंताएं क्या भी पढ़ लेते हैं। तो सटीक डेटा और रिपोर्टिंग की समस्या। सटीक डेटा, एक एक घर जाकर एक एक व्यक्ति के बारे में पूछकर एक एक व्यक्ति की पूरी जानकारी इकट्ठा करना कोई बहुत आसान खेल नहीं है, इतने ज़्यादा बड़ी जनसंख्या होने के बाद। तो जनगणना के दौरान प्रत्येक व्यक्ति अपनी जाति की जानकारी स्वयं सरकारी अधिकारियों को देगा। अब स्वयं वो सही देगा, गलत देगा, कैसा देगा, ऐसी स्थिति में यदि अधिकारियों को इस प्रकार के डेटा संग्रहण का पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिला हो तो त्रुटियों अथवा जानबूझकर गलत जानकारी दर्ज किए जाने की आशंका बनी रहेगी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना में दोहरी प्रविष्टियां या दोहराव और वर्तनी अशुद्धियों के कारण जातियों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर दर्शाई गई, जिससे डेटा का कुछ अंश अनुपयोगी हो गया। यानी वर्तनी की अशुद्धियों का मतलब क्या है, आप जानते होंगे कई जातियों की ऐसे ऐसे शब्द हैं कि वह कई 2-3 जातियों के एक जैसे शब्द हैं, उसमें केवल कहीं पे यू का, कहीं पे आई का, ऐसा भी अंतर हो सकता है। तो अगर वो व्यक्ति प्रशिक्षित नहीं है, उसे लगेगा कि यार ये जाति शायद गलत लिख गई, ये यह वाली जाति ना होकर वह वाली जाति होगी, क्योंकि बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं। और कई बार वर्तनी की अशुद्धि भी होती है या दोहरी प्रविष्टियाँ हो जाती हैं, कोई गांव में भी रहता है, शहर में भी रहता है, तो वहाँ भी हो सकता है 2 बार उसका नाम चढ़ गया हो, या कई मतलब समस्याएं होती हैं इतनी बड़ी जनसंख्या होने के साथ। वर्गीकरण से जुड़ी समस्या क्या है कि एक राज्य में कोई अगर ओबीसी है तो दूसरे राज्य में वही सामान्य कैटेगरी में आती है। ऐसी भी कई जनसंख्याएं, हमारी जनसंख्या में कई ऐसी जातियां हैं जो एक राज्य में तो ओबीसी हैं तो दूसरे राज्य में वह जनरल हैं, तो आप उसको कहाँ रखेंगे। केंद्र और राज्यों द्वारा जाति सूचियों में अंतर होने के कारण अक्सर विसंगतियां उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए
देख लो, हरियाणा में जाटों को ओबीसी में शामिल नहीं किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश में जाट ओबीसी में शामिल है। तो कई बार चुनाव जीतने के लिए, कई बार किसी जाति को खुश करने के लिए भी ये सरकारों का एक खेल होता है, ठीक है, कि हाँ इन्हें खुश रखने के लिए इन्हें इसमें शामिल कर दो। अब दूसरे में हो सकता है वो कम हो, तो वो कह रहे हैं हमें तुमसे क्या फ़ायदा, हम क्यों शामिल करें तुम्हें ओबीसी में या एससी में या एसटी में, जनरल में। तो कई बार ये जो कह सकते हैं कि चुनाव जीतने के लिए जो राजनीतिक हथकंडे अपनाए जाते हैं, इनसे भी असर पड़ता है, इससे भी चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन उन समझदार लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता कि आप अपने चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर लेते हो कि ठीक है शामिल हो जाओ। अरे मतलब कोई क्राइटेरिया रखो, कुछ तो रखो, कुछ करने के लिए शामिल हो जाओ। तो हमारे यहाँ राजनीति के चक्कर में बहुत सी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। अब आप जब बताओ इस जनसंख्या करोगे जब जनगणना, तो कहाँ रखोगे जाट को, ओबीसी में रखोगे या नहीं रखोगे। ऐसे ही एक जाति नहीं है, हजारों जातियां होंगी, जो इस राज्य में ऐसी हैं तो उस राज्य में वैसी हैं। अब बना लो नियम कानून, ठीक है। तो ऐसी कई विसंगतियां हैं हमारे यहाँ। राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामला। अब देखो भाई, जातिगत जनगणना से कुछ जातियों को विशेष पहचान मिल सकती है, जिससे वे अपनी जाति को आरक्षित श्रेणी, यदि वे पहले से ही किसी आरक्षण श्रेणी में है तो उससे भिन्न अन्य आरक्षित श्रेणी में शामिल करने की मांग कर सकती हैं। खूब होगा, अभी लफड़ा खूब होगा, देखना जब ये सब होगी तो वो कहेंगे हमें शामिल करो, वो कहेंगे हमें शामिल करो। अब हो सकता है कुछ जातियां हैं जो इसमें और शामिल हो जाएं, तो यहाँ जो पहले से लोग हैं वो कहेंगे इन लोगों को क्यों शामिल कर रहे हो, हमारी जॉब खा जाएंगे, हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी जो स्कीम्स हैं उसमें इनका लाभ हो जाएगा। किसी को यहाँ से निकाल दिया जाएगा आरक्षण से, कहेंगे नहीं भाई तुम तो ऐसा नहीं वैसा हो, तो वो गुस्सा हो जाएंगे कि हमें क्यों निकाल दिया गया, हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये कोई आसान चीज़ नहीं है, ठीक ठाक काम होने वाला है भविष्य में। इससे राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है, अशांति फैल सकती है। सबके उदाहरण है और ये सब उदाहरण आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, ये सब आपको लिखना है मेंस में। और हो सकता है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको कहीं एस्से में भी काम आ जाए, एस्से में भी लिखने में काम आ जाए, एथिक्स में भी लिखने में काम आ जाए। एस्से एथिक्स की पढ़ाई अलग से नहीं होती है, एस्से एथिक्स आपके पास पूरा सिलेबस है, आप पढ़ते रहेंगे। करंट अफेयर्स का मतलब सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं है, आप कई जगह इसको यूज कर सकते हैं और इंटरव्यू तो है ही। अब उदाहरण देखो, राजनीतिक संवेदनशीलता में राजस्थान में गुर्जर आंदोलन के दौरान सामाजिक आर्थिक पिछड़े वर्ग के आधार पर गुर्जर समुदाय ने खुद को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग की थी। तो इन्हें दे दोगे तो दूसरे आएंगे कि हमें भी दो, आप किसको किसको दोगे, ठीक है। इन्हें नहीं दोगे तो ये लोग आंदोलन करेंगे। तो ये सब समस्याएं बहुत होने वाली हैं और आप भविष्य में डीएम बनेंगे तो वहाँ जाकर आपको इन सब से निपटना भी है। ऊपर से मुख्यमंत्री जी का प्रेशर होगा कि देखो भाई वो हमारे ठीक ठाक वोटर हैं, उनको कुछ करना मत, आप डीएम एसपी हैं, आपको संभालना है। ऊपर से भी फ़ोन आ रहा है कि देखो सही से रहना, और आप लोग कह रहे हो नहीं चाहता आप कुछ तो करो। तो सिर्फ डीएम एसपी वाली वो रील्स देखकर ही जीवन व्यतीत ना करो, ठीक है। ये भी प्रेशर होता है, हमने देखा है ये प्रेशर, सीखा है कि नीचे से धरना प्रदर्शन हो रहा है, खूब मुर्दाबाद, सड़क जाम हो रही हैं, ऊपर से फ़ोन आ जाएगा साहब ऐसा है कुछ हो ना जाए, आप बीच में डीएम एसपी। फिर आपको याद आएगा किसी ने रील्स दिखाई थी, किसी ने कहा था बहुत पावर पैसा होता है, यहाँ तो आपको लगेगा कि अभी रिजाइन कर दूँ भाई, रख ले अपना, अपन खेती कर लेंगे जाके, समझ में आया। तो ये रील्स के चक्कर में अगर आप यूपीएससी कर रहे हो तो भैया मत करो, क्योंकि ये आसान काम नहीं है, ठीक है। बहुत कुछ झंझट देखने पड़ते हैं। आप कभी अपने यहाँ डीएमएसपी जब धरना प्रदर्शन हो रहा हो, जब लाठीचार्ज हो रहा हो, तब आप उनकी दशा देखिए। ऊपर से अधिकारी का अलग प्रेशर, ऊपर से नेता का अलग प्रेशर, विधायक जी का अलग फ़ोन आ रहा है कि देखो डीएम साहब बाकी सब बात ठीक है, 10,000 लोग हैं साथ में, अभी जाम हो जाएगा हाईवे। ऊपर से मुख्यमंत्री का फ़ोन आ रहा है, वो दूसरी पार्टी का है, ऐसा है विधायक जी को संभाल लो डीएम साहब, वरना आपका ट्रांसफ़र इसी जगह करेंगे। तो आप केवल रील्स के बलबूते ना आओ, ये समझ के आओ कि आप उस चीज़ से लड़ सकते हो या नहीं, ठीक है। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल हर आदमी यूपीएससी ही कर रहा है। खैर आते हैं अपने जीवन पर।
आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यानी पहचान की राजनीति को बढ़ावा। जातिगत डेटा, जातिगत आधारित राजनीति लामबंदी को बढ़ावा दे सकता है। वही कि ये हमारी जाति के लोग हैं, ये हमारी जो जाति के वोटर हैं, तो वह सब, जिससे सामाजिक विभाजन और अधिक गहरा हो सकता है। पहले ही हम अपनी इतना ब्रेक हैं अलग अलग जातियों में, ऊपर से जातिगत जनगणना में और अलग हो जाएंगे। तो ये सब निगेटिव है, ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, निगेटिव। ये मत सोचना कि हम इस पक्ष के या उस पक्ष के, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। इसके समर्थन में भी पॉइंट बताए, इसके विरोध में भी पॉइंट बताएंगे, और बाकी आगे हम अपनी निष्कर्ष पर भी पहुँचेंगे। ठीक है, तो जब क्रिटिसाइज करेंगे तो हम लोग क्रिटिसाइज करेंगे, जब समर्थन होगा, क्योंकि हमें दोनों मीन्स में लिखना है, पॉजिटिव लिखना है, फिर मीन्स निगेटिव लिखना है, फिर अपना यहाँ पर निष्कर्ष लिखना है। ठीक है, निजता से जुड़ी चिंताएं कि आप जो डिजिटल माध्यम से जातिगत जनगणना एकत्रित करना वस्तुतः डेटा सुरक्षा निजता से जुड़ी चिंताओं को जन्म देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां डिजिटल साक्षरता कम है, तो इस समय डेटा कितना हैक हो रहा है या डेटा कितना ज़्यादा ब्रीच हो रहा है, आप उसमें देखेंगे। तो ये डेटा इकट्ठा किया जाएगा जातिगत जनगणना का, कि इसकी कोई गंभीर समस्या ना उत्पन्न हो जाए, ये भी सरकार को देखना होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की राह पर। अब क्या करना चाहिए, क्या सही क्या गलत। परामर्श प्रक्रिया। पहली बात तो भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के कार्यालय को शिक्षा जगत के विशेषज्ञों, जाति समूहों, राजनीतिक संगठनों, आम जनता से परामर्श करना चाहिए, ताकि जातिगत जनगणना कराने के सही तरीकों को तैयार किया जा सके। यानी आप एक पोर्टल बना दो, या आप एक कुछ ईमेल आईडी दे दो कि भाई अगर आपके दिमाग में इसको और बेहतर तरीके से जातिगत जनगणना कराने के सुझाव हैं, तो आप वह दे सकते हैं। या आपको लगता है कि ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा समझदार है, तो आप खुद उसके पास जाकर उससे सलाह ले सकते हैं, भाई मैं जातिगत जनगणना करा रहा हूँ, उसको और बेहतर कैसे बना सकूँ। तो शिक्षा जगत के विशेषज्ञ हो गए, जाति समूह के नेता होते हैं, राजनीतिक संगठन हो गए, और आम जनता हो गई, इन सब से आप परामर्श ले सकते हैं। फिर दूसरा है जाति निर्देशिका। आगामी जनगणना में एक विस्तृत राष्ट्रीय जाति निर्देशिका बनाई जानी चाहिए, जो अलग अलग राज्यों में जाति समूहों के वर्गीकरण और उनके नाम के लिए मानक निर्धारित करे। ठीक है, सरकार को प्रत्येक राज्य के लिए विशिष्ट जातियों की एक ड्राफ्ट सूची तैयार करने हेतु समाजशास्त्री, मानव शास्त्री विशेषज्ञों का एक पैनल तैयार करना चाहिए। इस ड्राफ्ट सूची को ऑनलाइन प्रकाशित करते जनता से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित करनी चाहिए, यानी जनता को आप अपने साथ में लेकर ही चलें। इस सूची को अंतिम रूप देने के बाद केवल गणना में शामिल लोगों को ही वह सूची दी जानी चाहिए, सबको नहीं दी जानी चाहिए। तीसरा, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण। जो जातिगत डेटा एकत्र करने वाले अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको प्रॉपर प्रशिक्षण दो, और जातिगत गणना में दोहराव, वर्तनी शुद्धि संबंधित त्रुटियों से बचा जा सके। ऐसा नहीं है कि एक आदमी 5 बार गिन गया, ठीक है, पता चला जनसंख्या 1 अरब 70 करोड़ हो गई, पता चला ये कैसे है, ठीक है, एक आदमी 2 बार गिन गया है। ठीक है, तो ये सब समस्याएं ना हो, ऐसा आप करिए। फिर त्रुटियों को कम करने के लिए AI और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसे आधुनिक उपयोग कर सकते हैं टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है पीटर ड्रकर का, जो मापा जाता है वही प्रबंधित किया जाता है। ये आप समझ रहे होंगे ये क्या है, तो ये एस्से है। ऐसे ही एस्से में लिखने को लाइन आती हैं। अब इस लाइन को आपको लिखना है 10 पेज में। जो मापा जाता है वही प्रबंधित किया जाता है। अब इसको सोचिए आप, और ऐसे एस्से में आते हैं टॉपिक। ठीक, चलो एक हो गया। अब हम चलते हैं गैर सरकारी विधेयक। ये कुछ बड़ा ज़्यादा था, इसलिए टाइम ज़्यादा लगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लगभग हर एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। यूपीएससी मेंस हो, प्रीलिम्स हो, इंटरव्यू हो, सभी जगह। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसीलिए विस्तार से दिया गया है। अब आगे के इतने विस्तारित नहीं हो। ठीक है, प्राइवेट मेंबर बिल, ये क्या होता है? गैर सरकारी विधेयक। पहली बात तो हम इसका स्टैटिक बता दें। गैर सरकारी विधेयक वो होते हैं जो कोई मिनिस्टर नहीं रखता है संसद में, या तो संसद में मिनिस्टर्स जो हैं वह विधेयक रखते हैं, या मिनिस्टर्स जो नहीं हैं, केवल सांसद हैं, वह बिल रखते हैं।
तो सांसद बिल अगर रख रहे हैं तो वह गैर सरकारी विधेयक होगा, यानी सरकार का कोई आदमी ना रख के उसे गैर सरकारी विधेयक कहेंगे। ठीक। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार हाल के वर्षों में संसद के दोनों सदनों में गैर सरकारी विधेयकों को मिलने वाले समय में कमी आई है। यानी ये बताया जा रहा है कि जो भी विधेयक रखे जा रहे हैं वह ज़्यादातर विधेयक सरकार ही रख रही है। गैर सरकारी ये जो आम लोग हैं, जो सरकार में नहीं हैं, जो केवल सांसद हैं, उन्हें विधेयक रखने का समय ही नहीं मिल रहा है। ये कौन रिपोर्ट लेकर आया है? PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च की रिपोर्ट। आप ये मेंस में टॉपिक यूज करेंगे। ठीक है। गैर सरकारी विधेयक क्या होता है मैंने बता दिया। संसद के जो सदस्य निर्वाचित हों या मनोनीत हैं, मंत्री अगर नहीं है, यानी सरकार में नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, कैबिनेट मंत्री नहीं है, उनमें से कोई भी अगर रखे तो उसे गैर सरकारी बिल या प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। प्रस्तुत विधेयक को गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। ऐसे विधेयक का मसौदा तैयार करना उस समय सदस्य की जिम्मेदारी होती है। सदस्य खुद तैयार करके लाएगा ड्राफ्ट और उसको रखेगा। ठीक है। प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत करने से 1 महीने पहले उसकी सूचना देनी होती है। मतलब 1 महीने पहले आपको बताना पड़ेगा संसद में कि हमें एक बिल रखना है। तो गैर सरकारी विधेयक लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति की अनुमति के प्रस्तुत किया जाता है। यानी आपको अनुमति मिलेगी लोकसभा अध्यक्ष या सभापति अध्यक्ष जो भी राज्यसभा में हैं या लोकसभा में हैं, उनसे अनुमति लेंगे आप 1 महीने पहले। फिर आपको एक डेट दी जाएगी, उस दिन आप बिल रखेंगे। अगर मंजूरी मिल गई तो क्या होगा? लोकसभा में प्रत्येक शुक्रवार को कार्रवाई के अंतिम 2.5 घंटे में इस पर विचार और चर्चा के लिए निर्धारित किए गए। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वह बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं से प्रीलिम्स के क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन बनेंगे। मेंस में तो आपको समझना भी होता है, प्रीलिम्स में सीधे सीधे यही फैक्ट बनेगी। राज्यसभा में ऐसे विधेयक पर विचार और चर्चा के लिए प्रत्येक वैकल्पिक शुक्रवार एवं शुक्रवार के अंतराल पर दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक 2.5 घंटे का समय निर्धारित है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों का समय पता चल गया। ठीक है। भारत में पारित किया गया पहला गैर सरकारी विधेयक मुस्लिम वक्फ विधेयक 1952 था। इस विधेयक को सैयद मोहम्मद अहमद कासमी द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया था। तो इन पे क्वेश्चन यही बनेंगे। पहला क्या बनेगा है क्या? तो कोई भी प्राइवेट आदमी, मतलब प्राइवेट मेंबर, इसको बिल रख सकता है, मंत्री नहीं होना चाहिए। दूसरा, मसौदा कौन तैयार करेगा? सरकार तैयार करके देगी? नहीं, खुद उस व्यक्ति को तैयार करना पड़ेगा। सूचना कितने दिन पहले देना होगा? 1 महीने पहले उसकी सूचना देनी होगी। अनुमति मिल जाती है, फिर क्या होगा? शुक्रवार का दिन जो है वह कार्रवाई के लिए होगा। उसमें आप विचार चर्चा पूरी बात बताएंगे, विधेयक क्या है सब, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएगी। गैर सरकारी विधेयक का क्या महत्व होता है? पहले देखो, पहले तो नीतिगत विचार, नीतिगत नवाचार है। ये विधेयक सांसदों को ऐसी नई नीतिगत पहल रखने या उन विषयों को उठाने का अवसर प्रदान करते हैं जिन्हें सरकार ने अब तक नज़रअंदाज कर दिया हो। जैसे 545 लोग हैं लोकसभा में, हम मान के चलते हैं, ऐसे राज्यसभा में 245 होंगे। लोकसभा की हम बात करते हैं तो 545 हैं। इनमें से ज़्यादातर बिल कौन देता है? जो गवर्नमेंट के मंत्री हैं, वो 100 से क्या है? कम ही है, 100 से कम है। तो क्या सरकार जो चल रही है उसके ही दिमाग में कोई अच्छे विचार, अच्छी विषय पर आधारित चीज़ें आ सकती हैं? बाकी ये जो 445 लोग हैं, क्या इनके दिमाग में कोई अच्छे विचार, अच्छी चीज़ें नहीं आ सकती? आ सकती हैं। तो अगर आ सकती हैं तो क्या ये संसद में कोई बिल पेश नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो इसीलिए ये गैर सरकारी विधेयक का कॉन्सेप्ट आया कि भाई सिर्फ सरकार ही समझदार नहीं है, जो अन्य लोग चुनकर आए हैं वह भी समझदार हैं, उनके अंदर भी क्षमताएं हैं। उन्हें केवल बैठकर यस नो करने के लिए नहीं बुलाया गया है। उनके पास अगर कोई विचार है, कोई वह बिल पास करवाना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही, तो वह अपने आप ही बिल तैयार करके संसद में पेश कर दे
और अगर सबको लगेगा कि हाँ बढ़िया बिल है यार, ये तो पास होना चाहिए, तो सभी लोग उसको पास करके और एक्ट में तब्दील कर देंगे। ठीक है, तो सिर्फ सरकार का काम नहीं है बिल पास करना, जो सरकार के बाहर हैं, चाहे वह सरकार की पार्टी के ही, चाहे वह इस समय बीजेपी के ही व्यक्ति क्यों ना हो। जैसे हम अगर बात करें कोई जो मंत्री नहीं है और बीजेपी का, जैसे मनोज तिवारी जी मंत्री नहीं है इस समय, ठीक है, लेकिन वो सांसद हैं। तो अगर मनोज तिवारी जी के दिमाग में कोई बात आए, बिल कोई आए, कोई बढ़िया बात आए, तो वह भी बिल पेश कर सकते हैं। ठीक है, या तो वो अपने मंत्री जी से बात कर ले, क्योंकि वह उसी पार्टी के हैं, मंत्री जी इस बिल को पास करवाइए, बढ़िया विचार, मंत्री जी अपने आप पास करवा देंगे, मतलब अपने आप बिल ला करके सरकार की तरफ से बिल पेश किया जाएगा। आप बिल पेश मत करो मनोज जी, सरकार पेश करेगी। ठीक है, लेकिन कुछ बार ऐसा भी हो सकता है कि सरकार ने कहा ऐसा है मनोज तिवारी जी, आप ही बिल पेश करो, आप ही पास करवाओ, सरकार इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अपने आप भी व्यक्ति पास करवा सकता है। कई बार ऐसा भी होता है, चलो एक कहानी और बता दें, महत्वपूर्ण है ये, आप सुनिए। कई बार गवर्नमेंट का क्या है ना, गवर्नमेंट की एक इज्जत होती है। गवर्नमेंट ने कोई बिल ऐसा है जो पेश करना चाहती है, लेकिन उसे ये डर है कि ये बिल पास होगा या नहीं होगा। अगर पास नहीं हुआ गवर्नमेंट का बिल, तो आप जानते हैं क्या होगा। गवर्नमेंट बिल पास नहीं हुआ तो पहले बात तो उसकी इज्जत का फालूदा हो जाएगा कि भाई आपके पास इतने सांसद हैं, उन सांसदों को ही आप पर विश्वास नहीं है, सरकार का बिल सरकार के लोग ही पास नहीं कर रहे हैं, तो इससे समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी पार्टी के किसी ऐसे व्यक्ति को जो मंत्री नहीं है, उससे प्राइवेट बिल के रूप में पास करवा देती है। अगर पास हो गया तब तो सरकार की बल्ले बल्ले, पास हो गया। अगर नहीं भी पास हुआ तो ये नहीं कहा जाएगा कि सरकार की ये खराब छवि है, बल्कि कहा जाएगा कोई प्राइवेट व्यक्ति लाया था, नहीं पास हुआ, कोई बात नहीं, नहीं पास। तो सरकार का इसमें काम भी हो जाएगा और उसकी कोई दिक्कत नहीं भी आएगी। तो ऐसे भी कई बार प्राइवेट बिल पास करवाए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण पढ़ लेते हैं। राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक 2019 में आया। यह एक गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक में कर्मचारियों को उनके नियत कार्य घंटे के बाद ऑफिस कार्य के लिए संपर्क नहीं किए जाने का कानूनी अधिकार देने का प्रावधान शामिल था। यानी अगर मेरी ड्यूटी 10 से 5 है, 10 से 5 ही आप, यानी कंपनी वाले हमें परेशान कर सकते हैं। 5 बजे के बाद आप कौन, मैं कौन, कंपनी क्या, नौकरी क्या, कोई मतलब नहीं। आप मुझे कॉल करके ये नहीं कह सकते कि भाई साहब वो फाइल तुमने जो बनाई थी उसमें थोड़ा सा काम है, 5 मिनट के लिए आ जाओ। क्यों आ जाओ भाई, 10 से 5 है ना, बस मैं नहीं आ सकता। तो फ़ोन भी आप स्विच ऑफ कर सकते हैं। आप ऑफिस वाले ये नहीं कह सकते कि आपका फ़ोन स्विच ऑफ क्यों था 5 बजे के बाद और 10 बजे के पहले। हालांकि ये इतना आसान नहीं है हमारे यहाँ रिश्ते जो हैं नौकरी के भी, वह प्यार मोहब्बत से चलते हैं कि ठीक है, किसी दिन 10 से 5 के बीच में 1 घंटे जाना पड़ गया तो कोई बात नहीं, किसी दिन 5 से 6 1 घंटा और काम करना पड़ गया तो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, प्यार में कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी रिलेशन होते हैं। सुधार की संभावना। गैर सरकारी विधेयक पुराने कानूनों में सुधार या नए मुद्दों पर नई बहस को प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि सरकार अपने हिसाब से बिल लाती है और गैर सरकारी विधेयक अपने हिसाब से भी बिल ला सकते हैं। जैसे उदाहरण, अब देखो सब में उदाहरण क्यों दिए गए हैं, क्योंकि मेंस में आप यूज कर सके, वहाँ एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का अधिकार विधेयक 2014 आया था। क्या एक गैर सरकारी सदस्य द्वारा पहली बार प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इसके बाद सरकार ने ट्रांसजेंडर विधेयक 2019 पेश किया। ठीक है, ये आया सरकारी गैर सरकारी का, फिर सरकार ने इसे अपने हिसाब से पेश किया। पार्टी लाइन से स्वतंत्र अभ्यर्थी, जो कि अभी मैंने मनोज तिवारी जी का नाम लेकर एक एग्जाम्पल आपको दिया था। ठीक है, उसकी जगह पे कोई और भी हो सकता है। तो पार्टी लाइन से स्वतंत्र अभ्यर्थी कि सिर्फ सरकार या पार्टी जो कह रही है वही नहीं, मेरा भी अस्तित्व है, मैं भी एक विधानसभा या एक लोकसभा क्षेत्र से चुनकर आता हूँ, इनका मेरे पर भरोसा है लोगों का, तो उनकी बात को संसद में पहुँचाने का मेरा अधिकार है।
तो ये विधेयक सांसदों को 10वीं अनुसूची के प्रावधानों से परे जाकर पार्टी अनुशासन से स्वतंत्र होकर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे लोकतांत्रिक भागीदारी और विमर्श को बढ़ावा दिया जाए। 10वीं अनुसूची क्या है? तो दल बदल कानून आपने पढ़ा होगा। निगरानी और संतुलन, ये विधेयक सरकार की नीतियों का विकल्प प्रस्तुत कर सांसदों को सरकार की जवाबदेही तय करने का एक प्रभावी माध्यम प्रदान करते हैं। तो सरकार जवाबदेह बनती है। गैर सरकारी विधेयकों की संख्या कम क्यों होती जा रही है? इस पे क्वेश्चन बनेगा, कम क्यों होती जा रही है, ये मेंस का टॉपिक होगा। तो संसद की बैठक बार बार स्थगित होने, सामान्यतः सत्रों में हंगामा होने की वजह से इन विधेयकों पर चर्चा का समय नहीं मिल पाता। आप देखते होंगे बार बार संसद के बाहर आकर जो हंगामा होता है, बार बार स्थगित की जाती हैं, चाहे वह पक्ष हो विपक्ष हो, किसकी गलती है वह तो संसद जाने, लेकिन उसकी वजह से नुकसान तो भारत का हो रहा है। उदाहरण के लिए 17वीं लोकसभा कार्यकाल 19 से 24 के दौरान लोकसभा में 729 और राज्यसभा में 705 गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत किए गए, लेकिन इनमें से केवल 2 विधेयक लोकसभा में, 14 विधेयक राज्यसभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत किए गए। आप ये आंकड़ा आपको देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये आंकड़ा कहीं भी कितना भी जस्टिफाई नहीं हो सकता कि आप 729 विधेयक प्रस्तुत किए गए हों, उसमें सिर्फ 2 विधेयकों पर चर्चा हुई हो। राज्यसभा में 705 विधेयक हो, सिर्फ 14 विधेयकों पर चर्चा की गई हो। थोड़ा सा तो मतलब आप समझ रहे हो, कहाँ 729 कहाँ 2। ऐसा भी नहीं है कि इसमें एक ही पार्टी की या एक ही पक्ष की या विपक्ष की गलती है, दोनों की गलतियां होंगी। दोनों लोग मजे में हैं, हंगामा करो, स्थगित करो, उनको भी नहीं मनाना, उनको भी नहीं मानना, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? हो सकता है इस 729 में कोई बहुत बढ़िया विधेयक किसी ने प्रस्तुत किया हो, उस पर चर्चा ही नहीं हो रही। इस लाइन को आप जहाँ भी आप अपने फैक्ट नोट कर रहे हैं, नोट करो इसको। ऐसे एथिक्स इंटरव्यू जहाँ लिखना हो लिख कर आओ, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। प्रक्रिया संबंधी समस्याएं, गैर सरकारी विधेयकों के आवंटित समय कम, सप्ताह में केवल 2-3 घंटे, उसमें कितनी चर्चा हो पाएगी आप बताओ। इस कारण इन पर चर्चा शुरू होने में वर्षों लग जाता है। अब सप्ताह में 2-3 घंटे, बैठते ही कितनी देर हैं, बैठक ही कितनी देर होती है। ये मानसून सत्र कितने दिन बैठेंगे, फिर उधर कितने दिन बैठेंगे, यानी सप्ताह में 2-3 घंटे, सप्ताह में एक दिन, 52 सप्ताह होते हैं, तो 52 दिन ही मिलते हैं, उसमें भी कई छुट्टियां होती होंगी, कई स्थगित हो जाते हैं, यानी समस्याएं विकट हैं। लोकसभा के अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति द्वारा विधेयकों को प्रस्तुत करने की अनुमति देने या अस्वीकार करने का विवेकाधिकार राजनीतिक विचारों से प्रभावित हो सकता है। यानी वही कि विपक्षी ने कहा कि हमें विधेयक पेश करना है, उन्होंने कहा ठीक है बैठो, अगली बार अगले साल देखना। तो ऐसा भी यहाँ पर लिखा है कि राजनीतिक विचारों से प्रभावित हो सकता है। और ये आप ध्यान रखिए ना, हो सकता है का ही प्रयोग करेंगे, हम एग्जैक्ट नहीं बताएंगे कि ऐसा ही करते हैं ये लोग। गुस्सा नहीं होना है, मैंने पहले ही बोला, इमोशनल इंटेलिजेंस। आपको जो भी तर्क देना है वो तर्क के हिसाब से देना है, लड़ने नहीं लग जाना है कि ये तो बर्बाद कर रहे हैं देश को, ये तो ये कर रहे हैं। आप लोग नए हैं, मुझे पता है आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको। आप थोड़ा सा उस लेवल पे आने की कोशिश करें। आप इतना सब पढ़ेंगे तो आप उस लेवल पे आएंगे जहाँ तर्क पे बात करेंगे, ना कि इमोशनल पे कि ये कांग्रेस खराब है, ये भाजपा खराब है, ऐसी है वैसी है। नहीं, आप कांग्रेस को भी अच्छे बुरे चीज़ें बताएंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, भाजपा की भी अच्छी बुरी चीज़ें बताएंगे, सरकार की अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें दोनों आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि दोनों काम आपको करने हैं। संसाधनों की कमी, ये सब गैर सरकारी सदस्यों के पास अनुसंधान सहायता, विधेयक का प्रारूप तैयार करना, ये सब कम होता है। सुविधाएं सरकारी विधेयकों को प्राप्त होती है। सरकार जो मंत्री जी विधेयक प्रस्तुत करते हैं, उनमें आपके जैसे IAS जाते हैं, एक्सपीरियंस्ड वाले होते हैं, 10-20-15 साल के, वो लोग तैयार करते हैं चीज़ें। और ये जो प्राइवेट लोग हैं, मतलब गैर सरकारी सदस्य हैं, जो विधेयक प्रस्तुत करते हैं, उन्हें खुद तैयार करना पड़ता है, तो थोड़ा सा चीज़ें कम होती हैं।
पारित होने की कम संभावना, तो लोग और उदास हो जाते हैं। जैसे मुझे पता है कि अगर मैं ये डेटा देखूं 729 में से 2 पास हुए और मैं लोकसभा का सदस्य हूँ, मुझे अपने संसदीय क्षेत्र का कोई बिल पास करवाना है या बहुत बड़ी देश की समस्या का बिल पास कराना है, जब मैं ये डेटा देखूंगा कि भाई 729 में से 2 पर चर्चा हुई थी, मैं कहूँगा मैं इतना अपना दिमाग लगा के इतना सब करके एक पूरा विधेयक तैयार करूँ, इतना जाग के इतना सब रिसर्च करके, वो चर्चा होगी भी नहीं। उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? आप सीसेट में प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1% भी नहीं है। तो मैं क्यों दिमाग लगाऊं? तो थोड़ा सा ये भी हो ही जाता है कि भाई हमें क्या करना, हमें तो 5 साल अपनी सांसद ही रहना है, रुपया मिले अपना चलवा काटूंगा चल दूंगा। तो ऐसे भी विचार किसी न किसी के मन में आ ही सकते हैं। अब तक बहुत कम गैर सरकारी विधेयक ही पारित होकर कानून का रूप ले सके, इसलिए संसद सदस्य ऐसे विधेयकों को प्रस्तुत करने पर मेहनत करने से बचते हैं। सिंपल सी बात है। उदाहरण के लिए अब तक केवल 14 गैर सरकारी विधेयक ही कानून बन सके हैं और अंतिम बार ऐसा विधेयक 1970 में पारित हुआ था। और ले लो फैक्ट, केवल 14 अभी तक, और वो भी 1970 में लास्ट पारित हुआ था। सिर्फ भाजपा की, अभी तक आपको भाजपा गलत लग रही होगी, अब आपको लग रहा होगा कि सभी सभी एक ही जैसे हैं। 1970 से पारित ही नहीं हुआ गैर सरकारी विधेयक। ठीक है, तभी मैं कह रहा हूँ इस पार्टियों से हमें लेना देना नहीं है, हमें सबकी क्रिटिसाइज करना है और सबको जो अच्छी बातें उसको ही लिखना है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, कई गैर सरकारी सांसदों ने बताया कि गैर सरकारें अपनी विधायी एजेंडे को प्राथमिकता देती हैं, गैर सरकारी विधेयकों की उपेक्षा करती हैं। ठीक है, आगे की राह क्या हो ये आपको लिखना है, ये आपको सीखना है। प्रक्रियाओं को सरल बनाओ भाई। अगर कोई विधेयक गैर सरकारी विधेयक भी है तो उस व्यक्ति को आप किसी न किसी IAS या ऐसा किसी व्यक्ति को कह सकते हो कि भाई उससे जाकर अपना ड्राफ्ट बनवा लो, अपना मसौदा बनवा लो, उससे चीज़ें थोड़ा सा रिसर्च करवा लो। सिर्फ एक ही व्यक्ति पूरी कोशिश करे तो ये भी सही नहीं है। और एक ही दिन आप दे रहे हो शुक्रवार, वो भी 2-3 घंटे, उसको भी थोड़ा बढ़ाओ। ये सब आप आगे की राह में लिख सकते हैं। गैर सरकारी विधेयकों पर चर्चा करने के लिए निश्चित और व्यवधान रहित समय निर्धारित किया जाए। ऐसे विधेयकों पर संसदीय कार्रवाई को डिजिटल रूप से ट्रैक किया जाना चाहिए। प्रक्रिया नियम में संशोधन करो या सुनिश्चित किया जाए कि गैर सरकारी विधेयक के लिए निर्धारित समय के दौरान किसी अन्य विषय पर चर्चा न की जाए, यानी उसका जो समय है वह पूरा दो, बढ़ाओ भी हो सके तो। अनुसंधान सहायता, सांसदों को प्रभावी तरीके से गैर सरकारी विधेयक तैयार करने में सहायता देने के लिए अलग अनुसंधान संस्था जैसे कि यूनाइटेड किंगडम की पब्लिक बिल कमेटी है स्थापित की जाए। यानी 2 अधिकारी रख दो भाई, अगर किसी को गैर सरकारी विधेयक पेश करना है तो इन 2 अधिकारियों से आप सहायता ले सकते हो या कोई संस्था बना दो। ठीक है, संस्थागत सहायता, कुछ सहायता भी दो। यदि एक ऐसी समीक्षा समिति का गठन कर सकती है कि गैर सरकारी विधेयकों की गुणवत्ता, प्रासंगिकता, संवैधानिकता का परीक्षण करके उन पर चर्चा को प्राथमिकता दी जाए। यानी एक समिति बना दो जो चेक करे पहले कि हाँ कोई विधेयक आया है तो ढंग का है कि नहीं। अगर ढंग का है तो वो आपको बताएगी भाई इस पर तो चर्चा आवश्यक है। किसी व्यक्ति ने बढ़िया विधेयक पेश किया है, ऐसा सरकार को पेश करना चाहिए। अगर सरकार नहीं पेश कर पा रही तो ये इन्होंने बढ़िया पेश किया है, इसको पास करवाओ। यूनाइटेड किंगडम के 10 मिनट रोल मॉडल, ये आपको लिख कर आना है मेंस में। ये दोनों को भी अपनाया जा सकता है, जिसमें सांसद एक संक्षिप्त भाषण के साथ लघु विधेयक प्रस्तुत करते हैं जो नए विधेयक के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। यानी 10 मिनट रूल, 10 मिनट में आप अपना विचार व्यक्त करें और फिर देखा जाएगा। तो ये सब आ गया और दोनों मेंस के बढ़िया टॉपिक थे, पहला वाला भी ये वाला। अब संक्षिप्त सुर्खियाँ कुछ पढ़ लेते हैं। समावेशी डिजिटल पहुंच संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। जो भी अनुच्छेद 21 का हिस्सा होता है वो यूपीएससी का फेवरेट होता है। अगली बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा। हाल ही में अमर जैन बना भारत संघ एवं अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ई गवर्नेंस और कल्याणकारी वितरण प्रणालियों तक समावेशी एवं सार्थक पहुंच जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। अनुच्छेद 21 में हिस्सा देते देते बहुत लंबी लिस्ट हो गई है, आप पढ़ते होंगे। उसमें से एक और ये नोट कर लीजिए। मेंस में आप कहाँ लिखेंगे, अमर जैन बना भारत संघ एवं अन्य मामले में ई गवर्नेंस और कल्याणकारी वितरण प्रणाली समावेशी एवं सार्थक डिजिटल पहुंच पर
बात कही गई है, मेंस में आप यूज करेंगे। डिजिटल नो योर कस्टमर मानदंडों को संशोधित करने का निर्देश दिया गया है। यह सुनिश्चित करना होगा कि एसिड अटैक के कारण चेहरे की विकृति वाले व्यक्ति और दृष्टिहीन बैंकिंग एवं ई गवर्नेंस सेवाओं के लाभ से वंचित ना हो सके। तो जो एसिड अटैक होता है उसमें हो सकता है चेहरा ना दिख रहा हो, जो दृष्टिहीन है उनके जो भी नो योर कस्टमर है उसको थोड़ा सा सुधारो कि इन दो को भी जगह मिल सके। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत न्यायालय ने ई-केवाईसी प्रक्रिया को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाने हेतु 20 निर्देशों का एक सेट जारी किया है। 20 निर्देश। मौलिक समानता के सिद्धांत पर लागू करना, ठीक है। अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। डिजिटल पहुंच का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा है। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वही महत्वपूर्ण है आपके लिए। राज्य का दायित्व संविधान के अनुच्छेद 21, 14, 15, 38 के तहत राज्य सभी कमजोर एवं हाशिया पर रहने वाले आबादी के लिए डिजिटल अवसंरचना सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। अनुच्छेद 21 में और क्या क्या है? सम्मानजनक जीवन का अधिकार है। 14 में समानता का अधिकार है। 15 में भेदभाव के खिलाफ अधिकार है। 38 में राज्य को सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है। समावेशी डिजिटल पहुंच का महत्व क्या है? आवश्यक सरकारी योजनाओं तक पहुंच, ग्रामीण शहरी विभाजन में कमी, ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म और वित्तीय प्रौद्योगिकियों तक पहुंच, विकास प्रक्रिया में हाशिए पर रहे लोगों को शामिल करना आदि। ठीक है। इंटरनेट तक पहुंच से अधिकार सुप्रीम कोर्ट के अन्य निर्णय कौन कौन से हैं? तो साबू मैथ्यू जराज जॉर्ज बना भारत संघ और अनुराधा भसीन बना भारत संघ। ये भी चर्चा इंटरनेट से रिलेटेड है। सर्च इंजनों को जन्म पूर्व लिंग निर्धारण से संबंधित विज्ञापनों को सक्रिय तौर पर ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया है। यह भी स्पष्ट किया गया है सूचना तक पहुंच अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर कटौती नहीं की जानी चाहिए। ठीक है। किसे बाकी व्यक्ति के रहे इंटरनेट पहुंच के अधिकार में अंतर, मतलब इंटरनेट तक पहुंच हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया है कि आप यहाँ पर नोट कर लें। आगे चलते हैं। माध्यास्थम के निर्णयों में संशोधन करने की न्यायालय की शक्ति। पावर ऑफ कोर्ट्स टू मॉडिफाई आर्बिट्रल अवार्ड्स। पहली बात तो आर्बिट्रल क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री बलाराम बनाम ISG नोवासॉफ्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड मामले में निर्णय दिया कि न्यायालय के पास आर्बिट्रेशन या मध्यस्थम के निर्णयों में संशोधन करने की सीमित शक्तियां हैं। शीर्ष न्यायालय के अनुसार मध्यस्थम द्वारा किए गए निर्णयों को मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 या 37 के तहत संशोधित किया जा सकता है। हालांकि ये संशोधन निम्नलिखित परिस्थितियों में ही किए जा सकते हैं। आपको ये महत्वपूर्ण पढ़ना है। जब निर्णयों के वैध हिस्सों में से अवैध हिस्सों को हटा करके लागू किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ओमचे मासूम कॉन्टिनेंट इन से माइनस सिद्धांत का उल्लेख दिया। इसका अर्थ है बड़ी शक्ति में कम शक्ति निहित होती है। इस न्यायिक शब्दावली से इसका आशय है कि किसी आर्बिट्रेशन या मध्यस्थ के निर्णय को रद्द करने की शक्ति में आंशिक रूप से रद्द करने की शक्ति भी निहित है। यानी पूरा भी रद्द किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये ऊपर वाला पार्ट सही है, नीचे वाला निरस्त किया जाता है। पूरा निरस्त किया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है, उसमें से एक पार्ट भी रद्द किया जा सकता है, एक पार्ट को सही भी माना जा सकता है। तो ये इसमें बताया गया था। ठीक है। तो वैध हिस्सों में से अवैध हिस्सों को हटाकर लागू किया जाता है, जो कि संविधान में भी जो अधिनियम वगैरह बनते हैं उसमें भी ये कहा जाता है कि अधिनियम पूरा है, पूरा भी निरस्त हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर वाला सही है, नीचे वाला केवल निरस्त किया जाए। तो पूरा पार्ट भी निरस्त हो सकता है, उसका आधा पार्ट या कोई एक हिस्सा भी निरस्त किया जा सकता है। कोई लिपिकीय गणना संबंधी या टंकण संबंधी त्रुटि को सही करने के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। कुछ मामलों में निर्णय के पश्चात दिए ब्याज में संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 142 संविधान के तहत शक्तियों का प्रयोग करके भी निर्णयों को संशोधित कर सकते हैं। हालांकि ये संशोधन मूल सिद्धांत के अनुरूप होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने के लिए भी कोई आदेश पारित करने की शक्ति दी गई है। यहाँ ये कहा गया है आर्बिट्रेशन जो है वह जो निर्णय देगा उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट संशोधन कर सकता है? तो यस, ये संशोधन निम्नलिखित परिस्थितियों में ही किए जा सकते हैं। कौन कौन सी परिस्थितियां वो यहाँ पर लिखी गई हैं। तो स्टेटमेंट क्या बनेगा? सर्वोच्च न्यायालय आर्बिट्रेरी की कौन सी परिस्थितियों में संशोधन कर सकता है उसके अधिकारों का यहाँ पर दिया गया है। भारत में आर्बिट्रेशन की क्या बात है तो पढ़ लेते हैं।
यह विवादों के समाधान का एक वैकल्पिक उपाय है। आप न्यायालय में न जाकर यहाँ जा सकते हैं। इसमें शामिल अन्य दो उपाय सुलह और मध्यस्थता। इस व्यवस्था में अदालतों के बाहर विवाद के पक्षकार सहमति के आधार पर विवादों को सुलझा लेते हैं। ठीक है। महत्व क्या है, इसमें निर्णय कम प्रतिकूल होते हैं। इस विवाद समाधान की लचीली और त्वरित प्रक्रिया है। कोर्ट में जाओगे तो लोग कहते हैं एक बार न्यायालय चले गए तो बस हो गया काम। यहाँ जल्दी प्रक्रिया निपट सकती है। क्या कोई कानूनी फ्रेमवर्क है या अधिनियम बना हुआ है 1996 इसके तहत विवाद सुलझाए जाते हैं। अधिनियम को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग के मॉडल लॉ ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल एडवोकेसी के अनुसार बनाया गया है, यानी यूएन से भी संबंधित बनाया गया है। अधिनियम की धारा 34(1) के अनुसार मध्यस्थ के निर्णय को रद्द करने के लिए केवल अदालत का ही सहारा लिया जा सकता है। अगर रद्द करना है तो सिर्फ आप अदालत जाओ, वहीं रद्द होगा। 37 में कहा गया है आदेशों के खिलाफ अदालत में अपील की जा सकती है। तो मेन बात क्या है, अपील की जा सकती है, यस अपील की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रभाव सकारात्मक क्या प्रभाव है कि समानता को रेखांकित करता है वाणिज्यिक विवादों में। शुरुआत से दोबारा आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया आरंभ करने से बचाता है, लागत और देरी में कमी आती है। नकारात्मक क्या है, आर्बिट्रेशन मामले में न्यायालय को अधिक शक्ति मिलने से व्यवसाय जगत के पक्षकार विदेशी आर्बिट्रेशन केंद्रों को प्राथमिकता दे सकते हैं। यानी ये कह सकते हैं हम पहले आर्बिट्रेशन में आए, फिर हमें जाना कोर्ट में ही है, तो ये दो काम हम क्या करें। इससे बढ़िया हम विदेश के किसी आर्बिट्रेशन में चले जाते हैं, वहाँ निर्णय हो जाएगा, खत्म कहानी। ठीक है। तो ये दो तीन बार जो समय ज़्यादा लगेगा, तो ये थोड़ा नकारात्मक पक्ष है। रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन से संबंधित प्रावधान पढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन और जीवन यापन स्थितियों से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि वे संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्ड के आधार पर राहत का दावा नहीं कर सकते। तो ये लाइन महत्वपूर्ण है। यूएनएचसीआर शरणार्थियों, जबरन विस्थापित समुदायों, राज्य विहीन लोगों की रक्षा करने वाला एक वैश्विक संगठन है। गौरतलब है भारत ने शरणार्थी कन्वेंशन 1951 प्रोटोकॉल 1977 पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ये लाइन आप नोट करके रखें प्रीलिम्स के लिए। भारत ने शरणार्थी कन्वेंशन 1951 और प्रोटोकॉल 1967 पर हस्ताक्षरित नहीं किए हैं। शरणार्थियों निर्वासन से संबंधित भारत के क्या वैधानिक प्रावधान है। तो भारत में शरणार्थियों से संबंधित मुद्दे निपटने के लिए कोई अलग कानून नहीं है। शरणार्थी के दर्जे से जुड़े पहलुओं को अलग अलग मामलों के आधार पर निपटा जाता है। इसमें द्विपक्षीय नीति को ध्यान में रखा जाता है। भारत में शरणार्थी विदेशी और विदेशी नागरिक की परिभाषा में आते हैं। ये लाइन भी महत्वपूर्ण हो सकती है। यहाँ इनके लिए कोई अलग से प्रावधान, अलग से नियम नहीं बनाए गए हैं। विदेशी विषयक अधिनियम 1946 का है। इस अधिनियम की धारा 3 केंद्र सरकार को देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को हिरासत में लेने, निर्वासित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये वाला स्टेटमेंट, विदेशी विषयक अधिनियम 1946 हिरासत में लेने और निर्वासित करने का अधिकार प्रदान करता है। पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 में कहा गया है केंद्र सरकार किसी भी ऐसे विदेशी नागरिक को भारत से बाहर निकाल सकती है जो बिना पासपोर्ट वीजा के भारत में प्रवेश किया है। तो इसमें भी बाहर निकाल सकती है। संविधान के अनुच्छेद 258(1)(39) में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की भी उपयुक्त अधिकार सौंपे गए। यानी राज्य सरकार के पास भी अधिकार है कि अब किसी को भी उठा के बाहर निकाल सकती है जो अवैध रूप से आए हैं। अन्य प्रावधान तो यहाँ गए, ये पढ़ लेना आप, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है। पैदल यात्रियों के अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में पैदल यात्रियों के संवैधानिक अधिकारों को मान्यता दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिना किसी अवरोध और दिव्यांगजन अनुकूल फुटपाथ के अधिकार के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी प्रदान की गई है। फिर अनुच्छेद 21 आ गया। आप अनुच्छेद 21 PYQ देखेंगे कितना पूछा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। इसका आशय है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार उसके जीवन या स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है अथवा नहीं। केवल विधि द्वारा ही उसे जीवन की स्वतंत्रता से यानी मृत्युदंड दिया जा सकता है, बाकी किसी भी तरीके से नहीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश क्या हैं? सभी सार्वजनिक सड़कों फुटपाथ होने चाहिए, दिव्यांगजनों के लिए सुलभ एवं उपयोग योग्य होने चाहिए।
तो फुटपाथ सभी सार्वजनिक सड़कों पर होने चाहिए जिससे लोग सड़क पर ना चलें। फुटपाथ से अतिक्रमण हटाना अनिवार्य किया गया। राज्य, केंद्र शासित प्रदेश ऐसी नीतियाँ तैयार करें जो फुटपाथों की उपलब्धता और रखरखाव सुनिश्चित करें। सभी सार्वजनिक सड़कों पर फुटपाथ होने चाहिए और दिव्यांगजनों के लिए भी सुलभ हों वहाँ। सिक्किम को राज्य का दर्जा मिलने की 50वीं वर्षगांठ। तो ये सिक्किम राज्य की स्थापना कब हुई थी ये पढ़ लो। 36वें संविधान संशोधन 1975 में भारत संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ये पूछ दिया जाता है कभी कभी। इससे पहले 35वें में क्या किया गया था, अनुच्छेद 2(1) के तहत संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया था। बाद में 36वें में इसे निरस्त करके उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो 35वें और 36वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है, सिक्किम से संबंधित है। भारत का 22वां राज्य बना था। अनुच्छेद 371F संविधान में शामिल किया गया जो विशेष संवैधानिक प्रावधान करता है। तो सिक्किम से रिलेटेड हमें क्या क्या याद रखना है, एक 36वां संशोधन, एक 35वां संशोधन और एक अनुच्छेद आर्टिकल 371F, ये संविधान सिक्किम से संबंधित है। तो आज 1 घंटा हो गया है लगभग, ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आपको फीडबैक कुछ देना हो कि सर ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाइए, जल्दी तेज कुछ भी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल के वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते रहिए। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।